नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत शिक्षण विधियाँ। तो इन विधियों के अंतर्गत हम अभी पढ़ रहे हैं प्राचीन विधियाँ, और प्राचीन विधियों के अंतर्गत हमने पढ़ ली थी मौखिक विधि। पहली विधि थी मौखिक विधि जो हमने पढ़ चुके हैं। अगली विधि है पारायण विधि। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या होती है पारायण विधि। पारायण विधि यह विधि भी कंठस्थीकरण के ऊपर बल देती है, यानी कि इस विधि में भी याद करना यानी कंठस्थीकरण करना ही मुख्य लक्ष्य होता है। और यह जो विधि थी पारायण विधि, ये आचार्य पाणिनि के समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। किनके समय? पाणिनि के समय यह अत्यधिक प्रचलित थी। वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करना ही पारायण कहा जाता है। जो वैदिक मंत्र थे उन मंत्रों का स्वरों के साथ पाठ करना ही पारायण कहलाता था। ठीक है। नियम पूर्वक पारायण करने वाला छात्र पारायणिक कहलाता था। जो नियम पूर्वक पारायण करता था उसे पारायणिक कहते थे। पारायण के अनेक प्रकार होते थे तथा पाठ की कठिनता के अनुसार इनकी संख्या भी निश्चित होती थी। पंच का अध्ययनम यानी कि पाठ को 5 बार पढ़ना, यानी कि पाठ को 5 बार पढ़ते थे तो उसको बोलते थे पंच का अध्ययनम। और शब्दों को 2 बार पढ़ना, शब्दों को 5 बार पढ़ना उसको कहते थे पंचवारम। और केवल 5 बार पढ़ना वो कहलाता था पंच रूपम, यानी कि 5 बार पढ़ना पंच रूपम, शब्दों को 5 बार पढ़ना पंचवारम, और पूरे पाठ को ही 5 बार पढ़ना वो कहलाता था पंच का अध्ययनम। तो इस प्रकार सप्त का अध्ययनम, अष्ट का अध्ययनम, 9 वारम पारायण होता था। आगे है उच्चारण में अशुद्धि के अनुसार छात्रों की परीक्षा भी होती थी। उच्चारण में अशुद्धि होती थी, उस अशुद्धि के अनुसार छात्रों की परीक्षा भी होती थी। एक बार अशुद्धि करने वाला कहलाता था एकान्निक, एक बार अशुद्धि करने वाला एकान्निक, और 2 बार अशुद्धि करने वाला द्वियनिक है आदि। इस प्रकार से होते थे। जो अपनी पारायण विधि है उस विधि के कौन कौन से गुण होते हैं उन पे एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। तो पारायण विधि के गुण: इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान का संरक्षण, कंठस्थीकरण आगामी वंश परंपरा के लिए होता था। यानी कि ये जो विधि है पारायण विधि, इस विधि में जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते थे उस ज्ञान का जो संरक्षण करते थे, कंठस्थीकरण करते थे, वो आगामी वंश परंपरा के लिए होता था। वही ज्ञान आगामी वंश परंपरा को दिया जाता था। ये अपनी एक विधि संपूर्ण हो चुकी है। अगली विधि है अपनी वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि कंठस्थीकरण के साथ अवबोध पर भी बल दिया जाता था। यानी कि ये जो विधि है वाद विवाद विधि, इसमें कंठस्थीकरण तो होता ही था, उसके साथ साथ अवबोध पर भी बल दिया जाता था। भाषण, व्याख्या, सम्यक अवबोध, सम्यक प्रदर्शन, विभिन्न मतों की अभिव्यक्ति आदि शब्दों का प्रयोग भी पाणिनि ने किया है। इन शब्दों के द्वारा विभिन्न शैक्षिक विधियों की प्रतीति होती है। जो छात्र वाद विवाद में विजयी होता था उसका अत्यधिक सम्मान होता था और वह व्यक्ति विषय का अधिकारी माना जाता था। दार्शनिक तत्वों का शिक्षण मुख्यतः न्याय शास्त्र का अध्यापन तर्क विधि से प्रचलित होता था। भाव प्रकट करने की शक्ति का विकास होता था इस विधि के अंतर्गत, और स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी आती थी। ये जो है इस विधि के 2 गुण हैं। कौन कौन से? एक तो भाव प्रकट करने की शक्ति का विकास होता था, और दूसरा है स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी इस विधि से आ जाती थी। आगे हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि की। तो प्रश्नोत्तर विधि का जो अन्य नाम है वो है सुकराती विधि। प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। वैदिक काल में शिक्षक प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा शिक्षण कराता था। जो वैदिक काल था उस काल के अंदर जो अध्यापक था वो प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से ही शिक्षण करवाता था, और प्रत्येक प्रश्न के बाद छात्र उस प्रश्न की आवृत्ति
करते थे। विस्तृत उत्तर के स्थान पर केवल संकेत किया जाता था और छात्र संकेत के आधार पर उत्तर का अन्वेषण करते थे। यानी कि विस्तृत उत्तर नहीं दिया जाता था, विस्तृत उत्तर के स्थान पर केवल संकेत मात्र ही छात्रों को बताया जाता था और छात्र संकेत के आधार पर ही उस उत्तर को खोजते थे। वैदिक शिक्षा में प्रश्नों का महत्व स्वीकार किया गया, जैसा कि कहा गया है, जिज्ञासाया अभावे ज्ञानम नास्ति, यानी कि जिज्ञासा के अभाव में ज्ञान नहीं है। जिज्ञासा के अभाव में ज्ञान नहीं है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात कहाँ के थे? सुकरात थे यूनान के। तो प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात भी इस विधि के समर्थक या प्रवर्तक थे। तो इसी कारण इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। और इस विधि के गुण कौन कौन से हैं वो भी अपन जान लेते हैं। इस विधि के गुण हैं कि छात्रों की तर्क, निरीक्षण, चिंतन शक्ति का विकास होता था। ये जो विधि है, इस विधि के द्वारा छात्रों में तर्क, निरीक्षण और चिंतन शक्ति का विकास होता था। और दूसरा है कि ये छात्र जो है वो बिल्कुल सक्रिय रहते थे, क्योंकि शिक्षक उनको प्रश्नोत्तर पूछता था और वो प्रश्न का जवाब देते थे, इसलिए वो छात्र भी क्या होते थे? बिल्कुल सक्रिय होकर के अध्ययन करते थे। अगली विधि है अपनी सूत्र विधि। सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? घटे समुद्र पूर्णम, यानी कि गागर में सागर। ये जो वाक्य है ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि सूत्रों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका जवाब होगा घटे समुद्र है पूर्णम, यानी कि गागर में सागर भरना। संस्कृत व्याकरण तथा दर्शन शास्त्र में इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस विधि में नियमों को सूत्र रूप में कंठस्थ किया जाता था। यानी कि ये जो विधि है सूत्र विधि, इस विधि के अंदर जो नियम थे उन नियमों को सूत्र के रूप में कंठस्थ कर लेते थे। इस विधि में नियमों को जो है कंठस्थ करते थे, किस रूप में? सूत्र के रूप में। और सूत्रों की व्याख्या टीका या भाष्य विधि के द्वारा किया जाता था। जो सूत्र थे उनकी जो व्याख्या है वो या तो टीका के माध्यम से या फिर भाष्य विधि के माध्यम से करते थे। तो दोस्तों ये तो आपकी प्राचीन विधियों में हमने पढ़ी थी सूत्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि और पारायण विधि और मौखिक विधि। ये 4 विधियां हमने पढ़ चुके हैं। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देवें।